हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वॉइस क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं हो रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहा है क्योंकि मैं वीडियो बनाने के बाद भी चेक और रीचेक करती हूँ कि वॉइस ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। तो उस वक्त तो ठीक आती है, लेकिन जब वीडियो अपलोड हो जाता है उसके कुछ समय के बाद में उसका वॉइस क्वालिटी में इशू फेस होने लग जाता है। आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग, बट चलिए, अपना काम तो है करने का, तो हम काम कर रहे हैं। आज का जो वीडियो हमारा बन रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस या प्रिंसिपल दिए हैं लिमिटेशन एक्ट को लेकर। खासकर जो सेक्शन 5 और सेक्शन 3 के जो एप्लीकेशंस है उसको लेकर दिए गए हैं। एंड लेट मी टेल यू, जब मैं इसको पढ़ रही थी तो ये बहुत ही पॉजिटिव नोट में नहीं थे, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आए हैं। तो अगर आप सेक्शन 5 का एप्लीकेशन मूव करने वाले हैं कोर्ट में या आपके केस में डिले हुआ है, तो आपको ये लिमिटेशन एक्ट के इस जजमेंट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा लेटेस्ट जजमेंट आता है तो उसका इफेक्ट हमें कोर्ट्स में देखने को मिलता है, उसका इम्पैक्ट हमें कोर्ट में देखने को मिलता है। तो फुल प्रिपरेशन के साथ में अगर जाए या जानकारी के साथ में जाए तो बेहतर रहता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लिमिटेशन एक्ट के जो लेटेस्ट प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो जो केस नंबर है वो है सिविल लिव पिटिशन नंबर 31248 ऑफ 2018, पाथपति सुब्बा रेड्डी वर्सेस द स्पेशल डेप्यूटी कलेक्टर। ये पार्टी का नाम है। आपको अगर जजमेंट चाहिए तो आप स्पेशली पिटिशन का जो नंबर जो मैं दे रही हूँ वो और पार्टीज का नाम डालकर गूगल में आप डालोगे तो आपको पूरा जजमेंट निकल के आ जाएगी। बहुत सारी वेबसाइट से ये जजमेंट प्रोवाइड करवा देती है। तो ये आपका कॉस्ट टाइटल है। अब हम आते हैं एलिमेंट पर। जो इसमें जो डिले था, इस केस में जो डिले था वो 5659 डेज का डिले था, है ना। एक अपील प्रेफर करने के लिए। तो इस पर ही प्रिंसिपल ले डाउन करिए। और कौन से सेक्शन है जो लिमिटेशन एक्ट के इस पे लिए गए, वो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 3 क्या होता है? सेक्शन 3 वो एप्लीकेशन होता है जिसके बेसिस में अगर हमने केस को लेट फाइल किया है, बियॉन्ड लिमिटेशन पीरियड्स के बाद में हमने फाइल किया है, तो जो हमारा केस जो डिसमिस होता है वो सेक्शन 3 के तहत में ही डिसमिस होता है कि आपने केस को लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन के अंदर में फाइल नहीं किया है। सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 5 जो होता है, जो हमारा डिले हो गया है उसको वो कंडोन करने के लिए वो हम डालते हैं कि ये कारण से हमारा हमें देरी हुई और हमारे जो डिले हुए उसे हम माफ करें और हमारे केस को प्रोसीडिंग करें। तो जो सेक्शन 5 का जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा केस आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं और हमारा केस जो डिस्मिस होता है वो बेसिकली सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत में होता है। तो ये रही कानून की बात। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस केस पे। जो फैक्ट्स ऑफ द केस जो इसमें हुआ था, एक्चुअली है तो बहुत ही लंबा चौड़ा, लेकिन मुद्दे की बात अगर सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपली 7 प्रिंसिपल को समझाने में ही वक्त चला जाएगा। तो ये बात है कि यहाँ पे एक अपील फाइल करने में 5659 दिन का डिले हो गया था। उन्होंने कारण ये बताया था कि उनकी शादी हो गई थी, वो ससुराल में चले गए थे और उन्हें पता नहीं चला था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो लोअर कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया, फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में अलाउ हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आया। तो मुद्दा हमें बेसिकली देखने का होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। तो जो पहला प्रिंसिपल इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया है वो ये कहा है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन, देखिए जो प्रिंसिपल साथ साथ में जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको समझने की बात होती है। तो जो पहला प्रिंसिपल कम ऑब्जर्वेशन है वो ये है, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन पब्लिक पॉलिसी दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन बाय फॉरफिटिंग द राइट टू रेमेडी रादर देन द राइट इटसेल्फ। उन्होंने कहा है कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो होता है ये एक पब्लिक पॉलिसी है, लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है। अगर आपका कोई राइट है तो आप उसको, आपकी जो समय सीमा दी गई उसके अंदर में ही अपना राइट को आप लीजिए। अगर आप उस समय सीमा के अंदर अपने राइट को क्लेम नहीं करते हैं, राइट के लिए नहीं फाइट करते हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने राइट को आपने छोड़ दिया है और आप अपना राइट को आपने फॉरफिट कर दिया, अपने राइट को आपने छोड़ दिया है और आपको रेमेडी नहीं चाहिए, है ना। मतलब आपको अपना जो कानूनी हक आप उसको नहीं ले रहे हो अगर आप समय सीमा के अंदर पे नहीं आते हो। यही सबसे पहला चीज समझा जाता है। दूसरा, a right or the remedy that has not been exercised or availed of for a long time must come to an end or cease to exist after a fixed period of time। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसे बोला कि अगर आपने बहुत लंबे समय तक, क्योंकि देखिए सेक्शन 5 का एप्लीकेशन भी आप डालते हैं, कंडोनेशन ऑफ डिले का भी डालते हैं, लेकिन कब तक आप वो डाल सकते हो? यहाँ पे 5659 दिन का डिले हुआ है। तो जब आप एक बहुत लंबे समय तक अपना राइट आप नहीं मांग रहे हो, अपना हक के लिए आप नहीं आ रहे हो, तो उसका सीधा-सीधा मतलब है कि आपका वो राइट ही खत्म हो जाता है। आपको वो कोर्ट में आने का जो अधिकार है, वो ही खत्म हो जाता है। तीसरा,
The provision of limitation act have to be construed differently, such as section 3 has to be construed in a strict sense, where section 5 has to be construed liberally. इसलिए मैंने आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 5 दोनों का डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये जो पैरा 3 है इसे बहुत क्लियरली बोला है कि जो सेक्शन 3 है जहाँ पे केसेस को जो डिसमिस किया जाता है क्योंकि डिले हो जाता है, अपने केस को लिमिटेशन पीरियड के अंदर में फाइल नहीं किया है, तो सेक्शन 3 के अंदर में जो डिसमिस करने का जो राइट है कोर्ट का, उसको बोला है कि आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और जो सेक्शन 5 है जहाँ पे कंडोनेशन ऑफ डिले का है, मतलब जो डिले को माफ करने का है, वहां पे आप उसको देख के सोच समझ कर ही करें। लिबरली आप जो आप कर रहे हैं, मतलब बहुत ही इसमें सॉफ्ट अप्रोच नहीं लाए, लेकिन जो सेक्शन 3 का जो डिसमिस करने का है, वो करने का जो चीज है वो आप बहुत स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो करें। 4. In order to advance substantial justice through liberal approach, justice-oriented approach, or cause of substantial justice may be kept in mind, but the same cannot be used to defeat the substantial law of limitation contained in Section 3 of the Limitation Act. आप सेक्शन 5 का जो कंडोनेशन का जो एप्लीकेशन आता है, उसके जो अपने प्रोविजंस है कि क्यों आप कंडोन कर रहे हैं, उसमें एक अपना कानून है, एक जस्टिस की बात भी होती है, उसमें आप एक लिबरल अप्रोच अगर लेते भी हो, तो वो लिबरल अप्रोच जब भी आप कर रहे हो, आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उससे सेक्शन 3 का जो पूरा कानून बनने का जो कारण है वो डिफीट ना हो। सीधी सी बात है, अगर आपको एक समय सीमा के अंदर, ऐसा फॉर एग्जांपल अगर आपको 90 डेज के अंदर वो कोर्ट में आना था और वो आदमी ने 9000 डेज लगाया है, लिटरली बहुत सारे केसेस में हुआ भी है, 9000 डेज लगाया कोर्ट में आने का, तो आप कैसे उसका डिले को कंडोन कर सकते हो? सेक्शन 3 बोल रहा है कि जो आदमी अपना हक समय सीमा के अंदर नहीं ले रहा है या एक पर्टिकुलर समय तक वो नहीं आ रहा है, तो वो सीज हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है, तब आप कैसे उसको कंडोन कर रहे हो? ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। पांचवा, courts are empowered to exercise discretion to condone the delay if sufficient cause has been explained, but that exercise of power is discretionary in nature and may not be exercised even if sufficient cause is established for various factors such as where there is inordinate delay, negligence and want of due diligence. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि देखिए सेक्शन 5 का एप्लीकेशन जब होता है तो हमें कोर्ट में यही बताना कि देयर इज सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले, हमें दिखाना होता है ना कोर्ट में कि हाँ ये कारण हुआ जिसकी वजह से मैं कोर्ट पे समय से नहीं आके फाइल कर पाया। अब कोर्ट बोल रहा है कि खाली सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले दिखाने से नहीं काम चलेगा भाई साहब, आपको इस पे भी देखना पड़ेगा कि क्या वो आदमी जो कोर्ट में आने से में डिले किया है, उसका डिले कितना लंबा है। 90 डेज का 9000 डेज किया है या 90 डेज का 1000 डेज हुआ है या सिर्फ 500 डेज हुआ है, आप वो भी देखिए कितना डिले हुआ है। दूसरा, नेग्लिजेंस, उसके उसका जो एक्शन है कि आपको जब एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि उसका नेग्लिजेंस भी है। उसका काम था, उसको पता था कि कोई केस मेरा चल रहा है, तो उसका एक फर्ज बनता था कि मालूम करे कि मेरे केस में क्या हो रहा है टाइम टू टाइम में। अगर वो मालूम नहीं कर रहा है, सो के बैठा, तो कहीं ना कहीं वो नेग्लिजेंस दिखाता है। और अगर नेग्लिजेंस दिखा रहा है, साथ ही साथ में वांट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, बात वही आ जाती है, आपको पता होना चाहिए ना आपके केस में क्या हो रहा है, किस स्टेज पे पहुंचा है, अभी क्या हुआ है। आप अगर एकदम सो गए हो तो ना आपने ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, ना आप नेग्लिजेंस दिखा रहे हो, और डिले भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप उनका डिले को कंट्रोल ना करें, सेक्शन 3 जो है उसको आप देखें। तो यही पे मैंने बोला ना कि बहुत स्ट्रिक्टली लाया गया है। अब हम आते हैं छठे वाले पर। Merely some person obtain relief in similar matter, it does not mean that others are also entitled to the same benefit if the court is not satisfied with the cause shown for the delay in filing the appeal. देखिए कोर्ट में बहुत बार होता है, हम बोलते हैं कि ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके 5000 डे का डिले को कंडोन किया, तो हमारा भी अब डिले कंडोन करिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज एक केस में डिले कंडोन हो गया है उतना दिन के डिले का, इसका मतलब ये नहीं कि आपका केस को भी कंडोन होगा। ये कोर्ट के ऊपर है कि वो जो 3 फैक्टर है, इनऑर्डिनेट डिले, नेग्लिजेंस, ड्यू डिलिजेंस, अगर उन्होंने नहीं ठीक से, आपको लग रहा है ऐसा हुआ है, तब आप डिले कंडोन ना ही करें। 7वां, मेरिट्स ऑफ द केस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड इन कंडोनिंग द डिले। कोई भी आप डिले को जब कंडोन करने की बात आती है तो केस क्या केस है उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहला चीज इसमें देखना है कि इसमें डिले क्यों क्यों किया इसने, क्या इसकी तरफ से नेग्लिजेंस हुआ है, क्या इसकी तरफ से ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ है, और इतना लंबा डिले इसने क्यों किया, आपको बस वो देखना है। केस क्या है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए जब आप सेक्शन 5 के एप्लीकेशन को डिसाइड करते हैं। Last, seventh, delay condonation application has to be decided on the parameters laid down for condoning the delay and condoning the delay for the reason that the condition have been imposed tantamount to disregarding the statutory provision. इसमें वही बोला गया है कि जब भी आप सेक्शन 5 का एप्लीकेशन को आप
ये करते हो, कंडोनेशन ऑफ डिले को आप कंडोन करते हो, तो आपको सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है उन सबको देख दाख कर ही करना होगा। बहुत ही इनडायरेक्टली तरफ से बोला है कि सेक्शन 3 को देखकर ही आप अपना डिसीजन लीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो 7 प्रिंसिपल लेड डाउन वे है, आप सेक्शन 5 का एप्लीकेशन का डिसाइड करना इतना ईज़ी नहीं होगा, इतना फेवरेबल नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा डिले हुआ है या इवन अगर डिले मतलब अगर जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ 60 डेज़ का है, अगर आपने उसमें 100 और 200 डेज़ का डिले हुआ है तो वो तो को मुझे लगता है कोर्ट मान जाएगा। लेकिन अगर वो डिले 500 डेज़ का है, तो मुझे नहीं लगता वो कोर्ट अब इस जजमेंट के बाद में कोर्ट को मनवाना मुश्किल होगा। फिर भी याद रखिए सेक्शन 5 का इसमें एक जगह बोला गया जो आपके फेवर में है कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। जब कोई भी वकील अपना आर्गुमेंट करता है तो वो इस वर्ड को अपने फेवर में यूज़ करके उस एप्लीकेशन को अपने फेवर में कराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हाँ, आप ये जो थोड़ी-सी टेढ़ी खीर हो गई है। मुद्दे की बात इसमें यही है कि अगर आपका अधिकार है तो समय से आए कोर्ट पे। अगर आपने समय से आप नहीं आते हैं, अचानक से आप कुंभकर्ण की नींद से जागते हो और उसके बाद कोर्ट में आते हो तो कोर्ट शायद आपके एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। इसका देखिए मैं और एक कारण भी बताती हूँ इस तरह के स्ट्रिक्ट जजमेंट्स आने का। कोर्ट में केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जजेस के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। तो वो नहीं चाहते हैं कि जो लोग अपना अधिकार छोड़ छोड़ चुके हैं, सो चुके हैं, वो आए और अपना केस का नंबर बढ़ाएँ। क्योंकि अधिकतर जो लिमिटेशन एक्ट की जो केसेस होते हैं सेक्शन 5 के जो होते हैं जो सेक्शन ऑर्डर 9 रूल 9 के होते हैं, एक्स पार्टी डिक्री हो गई होती है, उस पे लोग आ जाते हैं। मतलब पूरा केस होके खत्म हो गया तब जाकर आते हैं कि वापस केस को जगाओ। अपील का पीरियड आपका खत्म हो गया है, आप बहुत दिन के बाद में आप आते हो अपील फाइल करने के लिए मतलब 3-4 साल हो गए आप उठ के आ रहे हो। तो वैसी स्थिति में कोर्ट के केस का नंबर बढ़ जाता है। तो वैसी स्थिति में कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और टाइम से अपना अधिकारों को यूज करें। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल।